में जाने से पहले सोच समझ के फैसला लीजिएगा। ये देशभक्ति बस इस क्लासरूम में बैठ के ही बतिया सकते हैं। जिस दिन हिमालय की चोटी पर या बर्फीली जगहों पर जाकर खड़ा होकोगे, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, पूरा सब देह हाथ लाल पड़ जाएगा, तब समझ में आएगा कि सर क्या कह रहे थे। हकीकत और फसाना मतलब होता है झूठ। ये दोनों में बहुत फर्क है। अभी आप बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, चलेगा, पर जब गुजरेगा अपने आप पर तब बुझाएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक छोटा सा शरीर में फूंसी हो जाता है तो हम सोचते हैं कि कब ये ठीक हो जाए। दर्द जब करने लगेगा तो हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि दर्द मेरा कैसे दूर होता है कि नहीं। आपका पैर वगैरह कट जाए कहीं पर तो उस वक्त क्या सोचते हो, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ पढ़ना नहीं, ये सोचते हो कि यहाँ दवाई लगा के कम से कम खूनवा के तो रोक ले, कम से कम शरीर में दर्द अगर कहीं हो रहा है तो उसको पहले ठीक करें। सबसे पहले वही सोचते हैं हम, क्योंकि हमारा शरीर अचल संपत्ति है। ये एक ऐसा संपत्ति है कि हमें तब तक इसकी कोई परवाह नहीं रहती जब तक कोई प्रॉब्लम शरीर में नहीं हो, लेकिन जैसे ही कुछ हो जाए, जहां भी हल्का सा दर्द होने लगेगा, तो बस केवल वही ध्यान में रहेगा कि ये ठीक कैसे हो। पेट में अगर दर्द होने लगेगा तो पेट के बारे में सोचिएगा कि दर्द ठीक कैसे हो। उसके वजह से स्कूल छोड़ दोगे, कोचिंग छोड़ दोगे, क्योंकि शरीर में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर शरीर में होगा तो तुम कुछ भी छोड़ सकते हो। बात बुझाया। और आर्मी में ज्वाइन कर लेने के बाद शरीर ही तो सब कुछ है, सब कुछ शरीर से ही तो करना है। बंदूक ऐसा ही आंख मार दोगे तो चल जाएगा? आए बोलो ना, चल जाएगा क्या? बताओ। गाना नहीं, अखियों से गोली मारे मर जाएगा आतंकवादी। बॉर्डर पर आतंकवादी को देख के आंख मार दोगे तो आतंकवादी का क्या होगा? मर जाएगा? नहीं, बंदूक चलाना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है कि बुलेट प्रूफ पहने हुए हैं तो तुम बच जाओगे? बुलेट प्रूफ वाले अलग से आतंकवादियों का भी ट्रेनिंग होता है, उन लोगों को भी ट्रेन किया जाता है कि जो बुलेट प्रूफ पहन के आएगा उसको कैसे मारना है, इधर मारना है, यहाँ खत्म। समझ में आया? यहाँ मारने के बाद ना आदमी को ये समझ में ही नहीं आता कि वो मरा कब। बच्चों, जिंदगी आसान नहीं होती। ऐसे खास करके जो आर्मी में हैं, जो बॉर्डर पे हैं, उसके लिए मतलब कि बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। वो लोग हम लोग की रक्षा करते हैं, हम लोग की रक्षा इसलिए करते हैं, और हम लोग तब तक अच्छे से रहेंगे जब तक वो लोग हैं। ठीक है, हम लोग इतना खुशी से एकदम इस क्लासरूम में बड़े आराम से पढ़ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। मान ली कोनो बम फेंक दी, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन कभी बम फूटते हुए देखे हो? हाइड्रो बम देखा होगा, नगीनिया बम देखा होगा, अलुआ बम देखा होगा, परमाणु बम नहीं देखा होगा। समझ में आया? हाँ, बस वही। सुनो ध्यान से, अब समझो, तुम लोग ध्यान रखो, तुम लोग इंटर क्लास के विद्यार्थी हो। हकीकत में और झूठ में फर्क समझ में आना चाहिए। हकीकत अलग चीज होता है, सच्चाई को कोई मतलब झुठला नहीं सकता है। जिस दिन आप पर बीतेगा कोई भी चीज, क्योंकि आप जो भी लाइन बोलिएगा, जो भी अपने दोस्त के साथ मजाक कीजिएगा, जो भी अपने दोस्त को कोई भी बात बोलिएगा, केवल बोलिएगा बस, उसको जब फील कीजिएगा तभी उसका अर्थ समझ में आएगा। मतलब फील करने का मतलब जब आप बीती होगी, आप पे गुजरेगा, तभी समझ पाओगे उसका सही मतलब। सही मतलब ऐसे बोल देने से कोई नहीं समझ पाता। देशभक्ति बतियाने के लिए कोई भी बतिया, हम भी कहते हैं कि हमसे बड़ा देशभक्त कौन है। हम तो एक शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो अपने देश का विकास करते हैं, तो देशभक्त हम भी हैं, है ना? सब कोई देशभक्त है।
बात बुझाया? तो कहने से नहीं होता है, आइए समझते हैं, देखिए। हम ये समझा रहे थे कि तुम भारत देश के नागरिक हो, भारत देश के, भारत माता के बेटे हो, और तुम आर्मी में अगर जाने की इच्छा रखते हो तो पहले आर्मी को समझो, जानो कि हमें हमारे देश की रक्षा कैसे करनी है। समझ में आया? पहले उसे महसूस करो, फील करो, क्योंकि पहले ही बोल दोगे कि यहाँ मरने से तो अच्छा है कि वहां मरेंगे, आज जिस दिन मरने की बात आएगी, जिस दिन वहां पे लड़ाई की बात आएगी, अरे ना रे बा, हमसे नहीं होगा। वहां दुश्मन को देख करके तुम्हारा खटिया खड़ा हो जाएगा और वहां से भाग के चले आओगे, तो इससे बड़ा बेइज्जती क्या होगा? तो भागना नहीं है, हिम्मत होना चाहिए इधर। आइए समझते हैं, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। पहले रेखा के बारे में समझिए कि अब तक जो रेखा का हम लोग नेचर समझ रहे थे एक पेज पर, एक कॉपी पर, उसका अलग था। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं 3 ठो कंडीशन समझेंगे। देखिए, ये दो रेखाएं मान लीजिए है, और अगर हम एक कागज की बात करें, जैसे कि ये बोर्ड को अगर एक पेपर समझ लिया जाए, तो इस पे लाइन दो तरह से खींच सकते हैं। एक लाइन ऐसे, है ना? अब देखिए, इस लाइन को कहें कि बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, इधर भी और इधर भी बढ़ाते जाओ, और हम पूछे कि कहीं पे ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कभी नहीं कटेगा, क्योंकि समांतर है। तो हम बोलेंगे कि इन रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो हम कहेंगे कहीं से भी दूरी निकाल लो, ये सब बीच का क्या है? न्यूनतम दूरी है। लेकिन एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे जा रही है, या फिर ऐसे जा रही है, तो बताओ इनको बढ़ाते जाओगे तो कटेगा, एक जगह जरूर कटेगा, यहां कटा। अब बोलेंगे कि बताओ इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? न्यूनतम दूरी। यहाँ पे दूरी ज्यादा होगा, यहाँ दूरी ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, 0। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 0। लेकिन सिर्फ ये कागज पर या किसी जमीन पर कहीं पर भी आप दो लाइन खींच रहे हैं, और अगर वो समांतर है तब बीच का दूरी न्यूनतम नहीं होगा। अगर समांतर नहीं हो तो प्रतिच्छेद करेगा, और प्रतिच्छेद करेगा तो बीच का न्यूनतम दूरी क्या होगा? 0। दो ऑब्जेक्टिव क्लियर। लेकिन बात अब अंतरिक्ष की होगी। अंतरिक्ष का मतलब त्रिविमीय तल का। त्रिविमीय तल का मतलब हवा में। जैसे ये दो रेखाएं आपस में क्या है? समांतर। तो बीच की दूरी कहीं से भी निकाल लो, लंबवत कहीं से भी निकाल लो। अच्छा, दूसरा, समांतर है तो बीच में दूरी कुछ ना कुछ होगा ना। अच्छा, अब हम इसको ऐसे कर दिए तो बीच का दूरी 0। तो दो कंडीशन आप लोग अभी अभी समझे हैं। अब बताइए, ये कंडीशन समझिए, ये रेखा ना तो समांतर है और ना ही प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर भी इनके बीच कुछ दूरी है ना। न्यूनतम दूरी कौन होगा? यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस। समझ में आया? ये बीच का जो डिस्टेंस है यही न्यूनतम दूरी होगा। उधर से नापिएगा तो दूर पड़ जाएगा, इधर से दूर, न्यूनतम दूरी है ये होगा। तो इन रेखाओं में पहले समझिए, ये वाला को समांतर रेखा बोलते हैं, है ना? ऐसे रहे तो प्रतिच्छेदी, लेकिन इस तरह से रहे, आपको ऐसे दिखाया जाए तो लगेगा कि प्रतिच्छेद कर रहा होगा, लेकिन बीच में कुछ तो दूरी है। कुछ दूरी होने के वजह से इनको हम लोग न्यूनतम दूरी बोलते हैं, ये वाला। समझ में? और इसी दूरी का मान निकालने के लिए पूछता है एग्जाम में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। लेकिन इन रेखाओं को हम विषम तलीय रेखा कहते हैं। विषम तलीय रेखा क्यों कहेंगे? क्योंकि ये केस समांतर हुआ, ये प्रतिच्छेदी हुआ, लेकिन ये केस ना तो प्रतिच्छेदी है ना ही समांतर है, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा मतलब स्थिति है? विषम तलीय। ये रेखा कौन सी स्थिति में है? विषम तलीय। अब फिगर को समझिए। फिगर में यहां देखिए, ये एक घर जैसा है, ऊपर वाला छत है, सामने वाला दीवार है। अगर ठीक से देखा जाए तो सामने वाले दीवार से एगो लाइन ऐसे गुजरा है, और छत पर एगो ऐसे रखा हुआ है। बात बुझाया? देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों को आगे मिलाएंगे
तो क्या होगा, कट जाएगा। पर असल में ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल इस तरह से है। ये घर हो गया, ये रेखा ऐसे है, ठीक है, ये वाला है, देख रहे हो ऊपर वाला, और ये वाला ऐसे है, इस तरह से। बात बुझाया? क्या ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे? ऐसे प्रतिच्छेद कभी भी नहीं करेंगे। अब इनके बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी? देखने में फिगर में तुम्हें ऐसा ही लगेगा, ये फिगर को देख करके लगेगा कि दोनों लाइन को आगे मिला देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। पर ऐसा होगा क्या सच में? नहीं, ये ऊपर में ऐसे रखा हुआ है और ये भाई ऐसे गुजर रहे हैं, ऐसे। समझ में आया? तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। और इन्हीं रेखाओं को कौन सा रेखा कहेंगे? विषम तलीय रेखा। और इन्हीं के बीच न्यूनतम दूरी निकालनी होती है। और ये न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम ये वाला नहीं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये डी देख रहे हो? अब इस फॉर्मूला को बढ़िया से समझते हैं कि इस फॉर्मूला में कौन क्या है। ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर b1 क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b2, और उसके बाद डॉट में a2 में से क्या घटाया गया है, a1, और फिर b1 और b2 में क्रॉस करा कर उसका परिमाण निकाला गया है। तो इससे किसका मान निकल गया है? d का। अब आपसे पूछा जाए कि b1 क्या है, b2 क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है, तो आपको याद होगा समीकरण पढ़ाया गया था रेखा का, सदिश समीकरण। एक रेखा का सदिश समीकरण निकालने के लिए बताया गया है, एक बिंदु वाला और दो बिंदु वाला बताया गया है। अगर एक बिंदु वाला निकालना हो तो आप रेखा का समीकरण वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी पढ़े हो, याद आया कुछ? अच्छा, अगर हम कहें कि यहाँ कितने रेखाएं हैं, दो, कौन सी रेखाएं हैं? विषम तलीय। अगर विषम तलीय रेखा है और इनके बीच का दूरी निकालना है तो दोनों रेखा का समीकरण एक ही होगा कि अलग अलग होगा? रेखा का समीकरण का बात हो रहा है, अलग अलग होगा। तो इसका मान और इसका मान बोलो अलग अलग होगा कि एक ही होगा? यस, अलग अलग होगा। तो मान के चलो पहली रेखा है तो इसको वेक्टर a1 मान लेते हैं प्लस लैम्डा वेक्टर b1 मान लेते हैं। बोलो, बात बुझाया? अगर दूसरी रेखा है तो दूसरी रेखा के लिए वेक्टर r बराबर है, तो दोनों में बराबर ही होगा, वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2। अब बुझाया a1 और a2 क्या है? यहाँ पर रेखा पर का बिंदु। a1 और a2 क्या है? रेखा पर का बिंदु। b1 और b2 क्या है? तो b1 और b2 ध्यान समझिएगा, दो चीज हो सकता है, या तो ये रेखा के समांतर कोई सदिश होगा, और नहीं तो रेखा पर दो गो बिंदु जो होता है ना, उससे दिक अनुपात, यानी कि रेखा का दिक अनुपात। ये बात बुझाया? नहीं बुझाया तो और डिटेल में समझो, एकदम बढ़िया से फिर से समझो। ये देखो, हम दो गो रेखा खींच रहे हैं, कोई भी दो गो लाइन, ठीक है। जैसे ये एक रेखा हो गया, एक ऐसे एक रेखा हो गया। हम मान लेते हैं कि ये विषम तलीय रेखा है, मान लिए थोड़ा देर के लिए। इसका कोई अपना समीकरण होगा कि नहीं? मान के चलो इसका समीकरण है वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 होगा। अच्छा, इसमें लैम्डा है एक कांस्टेंट, इसमें अलग से लेना होगा। इसका समीकरण वेक्टर आर बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। हम लैम्डा क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इस समीकरण में जरूरी थोड़ी है कि लैम्डा होगा, दूसरा कांस्टेंट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, म्यू। अब वेक्टर a1 और वेक्टर a2 क्या है? तो सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि ये एक बिंदु होता है। ये वेक्टर a1 एक क्या है, बिंदु, जिसका निर्देशांक होता है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। बोलो, ये बात समझ में आया? इसमें भी एक बिंदु होगा वेक्टर a2। अच्छा, इसके बीच न्यूनतम दूरी निकालनी है, मान के चलो दूरी है, इसको क्या निकाल कहेंगे, डी कहेंगे, ये निकालना है। तब वेक्टर a2 मतलब इस पर का बिंदु, वो क्या होगा, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। बोलो, क्लियर हो गया? अब बात यह है कि वेक्टर b1 और वेक्टर b2 क्या है? तो इस रेखा के समांतर कोई सदिश हो सकता है, जिसको हम वेक्टर क्या बोलेंगे, b1, वेक्टर b1, और इसके समांतर कोई सदिश हो सकता है जिसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर b2। बोलो, क्लियर हुआ?
ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अब आपको डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, हमको मोड लगा देना है। क्लियर। दूसरा चीज कि B1 में क्रॉस कराना है किस चीज से, B2 से, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, और डॉट प्रोडक्ट देकर A2 में से क्या घटाना है, A1, और बटा में B1 क्रॉस B2 का जो है क्या निकाल देना है, मोड। इसी से हमारा क्या निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। अब आपको एक सवाल बना के दिखाएंगे तो खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए, उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं और आपको पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है और परीक्षा में एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा 5 मार्क्स के लिए, और इसे कैसे सॉल्व करते हैं एकदम बढ़िया से हम लोग समझेंगे। देखिए सभी बच्चे ध्यान दें, आपको फॉर्मूला बढ़िया से समझना है। फॉर्मूला समझ गए तो सवाल बना लोगे। फॉर्मूला में क्या है, डी निकालने के लिए हमको वेक्टर B1 क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B2, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। डी बराबर वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बटा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 मैग्नीट्यूड, और पूरा ऐसे मोड, ठीक है। अब आप देखिए इसके 3 फैक्टर हैं, एक क्रॉस, एक A2 माइनस A1, और एक डॉट कराना है तो डॉट तो हम करा ही लेंगे। 3 फैक्टर जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों को अलग अलग निकालेंगे और इसको पहले ही हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1। जैसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेक्टर B1 क्रॉस B2, यही ना निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर B1 और B2 कहाँ से लाए, तो सबसे पहले आप इसके मान को लिख लीजिए। तो ये फॉर्मूला जो देख रहे हो, इस फॉर्मूला में A1 A2 B1 B2, यही ना 4 गो चीज चाहिए, तो हम इस मान को यहाँ पे लिख लेते हैं, वेक्टर A1 बराबर, A1 का मतलब हुआ पहला समीकरण का पहला वाला जो पद देख रहे हो लैम्डा से पहले, वो होगा। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, तो आई कैप प्लस जे कैप लिख लीजिए। फिर आप वेक्टर A2 लिख लीजिए, नीचे वाला 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको वेक्टर B1 चाहिए, तो B1 किसको बोलिएगा, लैम्डा के साथ जो रहेगा, यानी कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब आपको चाहिए B2, तो वेक्टर B2 बराबर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, हो गया। अब लाइन से सब निकालेंगे वैल्यू। पहले क्या है, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, चलिए इसी को निकालते हैं, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। क्रॉस के लिए डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, यहाँ आई हो जाएगा, यहाँ जे और यहाँ के। B1 यानी पहला लाइन, देखिए 2 माइनस 1 और 1, यहाँ पर 2 माइनस 1 और 1 हो जाएगा। B2 में आइए, 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप के लिए ये लाइन छोड़ दीजिए, माइनस 2 प्लस 5 माइनस जे कैप, ये लाइन छोड़ दीजिए, 4 माइनस 3 प्लस के कैप, ये लाइन छोड़ दीजिए, माइनस 10 प्लस 3। चलिए देख लेते हैं इसका क्या आता है। 5 से 2 घटा लीजिए, 3 आई कैप, 4 से 3 घटा लीजिए, माइनस जे कैप, और ये चलिए हमें क्या मिल गया, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। चलिए सभी बच्चे ध्यान दें, फॉर्मूला में ये वाला भी चाहिए, तो इससे ही ना ये रिलेटेड है, पहले इसी को निकाल लेते हैं। बोलिए, इस पर मोड लगा हुआ है, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, इसका मतलब होता है वेक्टर को हटाना। और वेक्टर कैसे हटाते हैं,
3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। बताइए कितना होगा? 59। रूट में 59 हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? अगला फैक्टर कौन सा था फॉर्मूला में? a2 माइनस a1। तो चलो a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, a2 पर नजर ले जाओ और a1 पर। चलो a2 यहाँ है तुम्हारा, 2 से 1 घटा लो तो आई कैप। फिर आ जाओ, j से j घटा लो, 0 हो गया। अच्छा, माइनस k से कुछ नहीं घटेगा। अच्छा, j से j घट गया तो क्या हो गया? 0 j कैप। ठीक। अच्छा, माइनस k से तुम 0 घटाओ क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो माइनस k कैप। बोलो हो जाएगा? आइए, अब तीनों चीज निकल चुका है तो अब बारी है समीकरण 1 की। ये देखिए, ये समीकरण 1 पहले ही माने हुए हो। क्या लिखोगे समीकरण 1 से? समीकरण 1 से, 1 में यहां डी लिखा था, मोड था, यहां पे क्या था? क्रॉस। b1 b2 का क्रॉस था, क्रॉस निकाले हो? ये रहा, ये देखो 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप, है ना? इसको नोट कर लेंगे। 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप, ब्रैकेट, और यहाँ डॉट था। देखो यहाँ डॉट है। अब क्या चाहिए? a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 कहाँ है? ये देखो, आई कैप माइनस के कैप, केवल यही लिखेंगे, आई कैप माइनस के कैप ब्रैकेट बटा नीचे रूट 59। तो यहाँ पे रूट 59 लिख लो, इसको बंद कर दो। ठीक है, अब ध्यान दें, आई से आई में गुना होगा 3, के से के में प्लस 7 बटा में रूट 59। बोलो होगा? 7 3 10। अगर ये माइनस में आए तो मोड हटाते ही प्लस कर देना, ये प्लस में है तो मोड हटाते ही क्या कर देना है? प्लस से कर देना है। समझ में आया? तो प्लस से रहेगा। अगर ये माइनस में आए तो मोड हटाकर प्लस कर देना है, और अगर ये प्लस में रहे तो मोड हटा करके क्या कर देना है? प्लस। आंसर बोलो इतना करने आ जाएगा? तो हाँ, तो 5 मार्क्स, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस पर आता है एग्जाम में। रुकिए अंकल प्लीज, यहाँ देखिए, सी हियर, भाई चुप। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ देखो 10 नंबर सवाल। बोल क्या रहा है? घबराने का नहीं, बीच का कोण। बीच का कोण पूछा है, तो बीच का कोण कैसे निकालते हैं समझा देते हैं। याद कीजिए, वेक्टर में हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा पढ़ाए थे, याद आया कुछ? तो बस वही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। इसमें आपको ये वाला जो दिया हुआ है ये बिंदु है, समझ में आया? और ये वाला भी क्या है? क्या कभी सुने हो कि बिंदु कोई कोण बनाता है? बिंदु कोण नहीं बना सकता। कौन कौन बनाएगा? रेखा। तो असल में ये वाला विस्थापन सदिश होता है, जो कि एक रेखा है। ये भी क्या है? विस्थापन सदिश। यही कोण बनाते हैं। समझ में आया? तो अब ध्यान दीजिए, ये जो 3 2 6 देख रहे हो, 3 2 6, ये वेक्टर ए है, हाई वाला क्या है? वेक्टर बी है। बोलो बुझाया? फिर से, ये वाला वेक्टर ए है और ये वाला, अब फॉर्मूला याद करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कॉस थीटा। तब वेक्टर ए का मान लिख लो, वेक्टर बी का मान लिख लो। ए मतलब वेक्टर हटा लो, बी वेक्टर बी मतलब क्या? वेक्टर हटा लो, बचा क्या? कॉस थीटा। बोलो निकलेगा कि नहीं? तो इसमें से कॉस थीटा निकाल लेना है और इसमें भी वही करना है। बोलो बन जाएगा? ये बना चुके हो तुम लोग, बस खाली कुछ नहीं करना है। हाँ, तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो A1 B1 C1 ही रहेगा और ये A2 B2 और C2 ही रहेगा।
समझ में आया? अच्छा, ये भी वैसे ही बन जाएगा, बनेगा तो ठीक, नहीं तो हम बना देंगे, लेकिन बना चुके हो, पहले ही बना चुके, हम बता दिए हैं पहले ही। तुमको ये ध्यान में रखना है कि बीच का कोण निकालने के लिए काती कह रहा है, हाँ, जब भी बीच का कोण निकालना है तो सीधे सीधे पहले वाला नियम याद रखना, इसको वेक्टर ए मान लेना है और इसको क्या मान लेना है, वेक्टर बी। उसके बाद फॉर्मूला लिखना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, बस मान रखिए, आंसर बुझा गया। अच्छा है, देखो सियरा उहे है, खाली रंग लिया है, देहवा रंग लिया है, पोछवा रंग लिया है। देखो बीच का कोण निकालने के लिए कह रहा है। अब देखो ऊपर x में से x1 घटता है, y1 घटता है, तो ऊपर बिंदु घटता है और नीचे रहता है दिक अनुपात रहता है समांतर वाला। तो ठीक से देखो, हाई वेक्टर ए है तुम्हारा, हाई वेक्टर क्या है, बी है, तो फिर से वह फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये वेक्टर ए का मान है, वेक्टर बी का मान, इससे भी बीच का कोण निकल जाएगा। हाँ ये सवाल है इसे, हाँ आ जाएगा। ये वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, आई वेक्टर बी है माइनस आई कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप, बन जाएगा। ऊपर वाला से कोई नो मतलब नहीं है, बिंदु कोई कोण बनाता है क्या, यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा है। बीच का कोण, तो बीच का कोण है ये बनाएगा, नीचे वाला ये छोड़ दीजिएगा, नहीं बनाने आएगा, आएगा तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लंब, लंब वाला नियम याद करो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर, बोलो a1 है b1 है c1 है, a2 b2 c2 गुना कर देना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान निकाल लेना है। जीरो आ गया तो क्या लिख देंगे। अब देखो यहाँ से क्या बोला है, अभी पढ़ाए हैं, तो न्यूनतम दूरी इसमें भी पूछ रहा है, इसमें भी पूछ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो कोशिश कीजिएगा 17 तक बनाने के लिए, और बाकी अगर कोई नहीं बना तो छोड़ दीजिएगा, मैं बता दूं। 13 नंबर है, उतार लीजिए। क्या चीज, जो फिगर बना है उसके नीचे ये बनाना है, और 13 नंबर तुमको नहीं आ रहा है, वीडियो देख लेना।